हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जो भी बच्चे TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मैथ वीक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप वर्ग 1 to 5 के लिए मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 6 to 8 में सभी को पता है कि 80 नंबर में 40 नंबर जो होता है मैथ ही आता है और 9-10 में टोटल 80 में 80 मैथ क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन लिया जा रहा है जो कि आपको सारे वर्ग के लिए ये बेनिफिशियल होगा। आप यदि वर्ग 1 to 5 में भी है मैथ का जहाँ पे ज़रूरत है, या 6 to 8 के लिए या 9-10 के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें टोटल हाई लेवल क्वेश्चन लिया जा रहा है जिससे आपको लो लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको बन जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग क्वेश्चन यदि देखते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को भी समद्विभाजित कर देती है। मतलब कोण का समद्विभाजक लेते हैं तो सामने वाला भुजा को भी क्या कर दे रही, समद्विभाजित कर दे रही है। तो किस प्रकार के त्रिभुज हो सकता है? देखिए, अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज का, तो दो प्रकार के, एक तो हमको पता है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने जिसके दो भुजा आपस में बराबर होता है उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है और इस कोण को समद्विभाजित कर रहे, कोई रेखा है जो इस कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। कोण को समद्विभाजन का मतलब होता है कि ये कोण को दो बराबर भागों में बांटना। जब ये कोण को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा तो सामने वाला भुजा को क्या करेगी, सामने वाला भुजा को भी ये क्या कर देगी, समद्विभाजित कर देगी। कब? जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तब आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, या दूसरा हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में भी, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होती है, तीनों कोण बराबर और तीनों भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इसमें कोई भी कोण को, अगर किसी भी कोण को, किसी भी एक कोण को अगर समद्विभाजक लेते हैं, मतलब इस कोण का अगर समद्विभाजक लेंगे तो सामने वाले भुजा को भी क्या करेगी, समद्विभाजित कर देगी। तो ये दो त्रिभुज में ऐसा देखने को मिलता है। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में, दोनों में ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान में रखना है, कोण समद्विभाजक का मतलब होता है ये दो कोणों को बराबर बराबर कोण में बांटना। जैसे दो कोणों को बराबर बराबर कोण में बांटेंगे तो सामने वाला भुजा भी क्या हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती है, दो बराबर बराबर भुजाओं में बट जाती है। तो वैसे किस त्रिभुज में ऐसा देखने को मिलता है? तो समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में देखने को मिले। समकोण त्रिभुज में ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा। समकोण त्रिभुज अगर बनाते हैं तो इसमें अगर इस कोण को, अगर कोई भी कोण को समद्विभाजित करेंगे तो सामने वाला भुजा को कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करेगी, ठीक। लेकिन ये दो में देखने को मिलता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा काम पहले करना होगा। बोला है कि एक मीनार के शीर्ष का मीनार के आधार से जाने वाली एक सरल रेखा। सबसे पहले एक मीनार का बात कर लिया, तो मीनार कहाँ पे होता है? ऑब्वियस है कि जमीन पे होगा। मीनार मतलब कुछ गुंबज टाइप का होता है। तो हम एक मीनार ले रहे हैं, यहाँ पे एक मीनार है, ये एक मीनार है। तो ये मीनार जो है, बोला मीनार हमेशा जमीन से क्या होता है, लंबवत होता है। इस बात को सभी को पता होगा। तो मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा, तो मीनार के आधार यही है ना, इससे जाने वाली सरल रेखा यही कहलाएगा, ठीक है। सरल रेखा मीनार पाद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से। अब देखो, ये मीनार का पाद का मतलब होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं मीनार के पाद, मीनार पाद इसको बोलेंगे, ठीक। इसको हम लोग मीनार पाद बोलते हैं। तो इससे कितने दूरी पर,
तो इससे एक 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है और एक 9 मीटर दूरी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा ये 4 मीटर की दूरी है और मीनार के पास से यहाँ तक का जो दूरी है वो 9 मीटर का दूरी है। ऐसा बात किया जा रहा है। ये दोनों से उन्नयन कोण का बारे में बात किया जा रहा है। उन्नयन कोण किसको कहेंगे? तो मीनार के शिखर का बोला जा रहा है। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब होता है ये मीनार के शिखर से इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। तो यहाँ से ये उन्नयन कोण का बात हो रहा है और यहाँ से ये उन्नयन कोण का बात हो रहा है। तो इसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, जो यहाँ पर दोनों बिंदु से इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को बात किया जा रहा है। उन्नयन कोण जो है कैसा है? पूरक है। पूरक का मतलब होता है कि दोनों का कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि हम ये करते हैं कि अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा बन जाएगा। कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। तभी जाकर दोनों का योगफल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, तभी जाके एक दूसरे को पूरक होगा। तो पूरक अगर बात कर दिया मतलब एक थीटा लेते हैं, एक 90 माइनस थीटा होगा। तब क्वेश्चन में बोला है कि जो मीनार है इस मीनार की ऊंचाई बताना है। तो चलिए मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है उसको h मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए नाम दे देते हैं ABCD। तो हमको समकोण त्रिभुज ढूंढना रहता है। इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन रहा है? एक तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि पहला एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है BCD। इस BCD में हमको ये 4 पता है और h नहीं पता है और ये थीटा भी नहीं पता है, लेकिन ये दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज BCD में बात करते हैं। त्रिभुज BCD में अगर ये हमको थीटा के सामने वाला को बोलते हैं लंब और इसके नीचे वाला को क्या कहते हैं? देखो थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं और ये नीचे वाला को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। तो इसमें कर्ण का बहुत कम यूज आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, दोनों का यूज करना है। त्रिकोणमितीय किस रेशियो में लंब और आधार आता है? तो 10 के रेशियो में आता है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या निकल के आएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला होता है। तो लंब कितना हो गया? h और आधार कितना है? 4 है। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? h/4 हो गया। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं, अब दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है? AC और D, यही दूसरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें भी यहाँ पे थीटा का सामने वाला ये लंब कहलाएगा और नीचे जो बचेगा वो आधार कहलाएगा। तो अगर त्रिभुज ACD का बात करते हैं, त्रिभुज ACD में यहाँ पर थीटा की जगह कितना है? 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा लेंगे। 10 90 माइनस थीटा बराबर ये लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर भी h है, लेकिन अब यहाँ पे जो आधार है ये कितना? यहाँ के से यहाँ A से लेकर C तक का दूरी 9 है, तो आधार 9 हो गया। हमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा ये पूरक एंगल होता है। tan किसका पूरक होता है? कॉट का। यहाँ पे क्या बच जाएगा? कॉट थीटा बराबर h/9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला में tan थीटा का मान यहाँ पर पता है, यहाँ पे कॉट थीटा है। हमको पता है एक चीज़ कि tan कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। तो हम ये भी कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो कॉट की जगह 1/tan थीटा लिख लेते तो h/9 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं tan थीटा का मान रखते हैं तो h/4 होगा। तो यहाँ h/4 लिख देंगे और हमको पता है कि यहाँ पे 4 जो नीचे में ऊपर में चला जाएगा तो 4/h हो जाएगा। तो 4/h बराबर h/9 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुना करते हैं। तो इसमें h में h से गुना ऊपर से नीचे वाला गुना करते हैं, नीचे वाला ऊपर से। तो h में h से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? h² हो जाएगा। और 4 में 9 से गुना होगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा। अब h का मान निकालना तो रूट लेना पड़ेगा, और रूट लेते हैं दोनों साइन आता है प्लस माइनस, लेकिन h यहाँ पे लंबाई है तो लंबाई हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो h का मान यहाँ पर 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है। तो कितना मीटर निकल के आ गया मीनार को? चाहिए 6 मीटर निकल के आ गया। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट था, त्रिकोणमितीय कॉन्सेप्ट था, जो कि आपको समझना जरूरी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है एक समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का कुछ गुण होता है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं किसका? समचतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रोम्बस के नाम से जानते हैं। समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में हम लोग रोम्बस कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रत्येक को 90 हो या ना हो, लेकिन इनके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं।
वैसे ही चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर हो गया। अब इनका अगर मान लेते हैं कि यही दो डायगोनल बनता है किसी भी चतुर्भुज में, तो पहला का डायगोनल D1 कर लेते हैं, दूसरे का डायगोनल D2 कर लेते हैं। तो हमको पता है, एक चीज़ सभी को पता भी होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्षेत्रफल लिखते हैं, तो ये सभी को ध्यान में होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। लिख देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का बात करते हैं तो ये होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरे विकर्ण। ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। यही जो क्षेत्रफल है 1/2 D1 इंटू D2 बराबर में कितना दिया है क्षेत्रफल, 480। इसमें से एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना है, 20 है। एक विकर्ण की लंबाई 20 है। अगर एक विकर्ण यहाँ पर हम 20 रख देते हैं, मान लेते हैं D2 ही दिया हुआ है, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 से ये कटेगा 10 मरतबे, इधर जो गुना में इधर जाता है तो कट जाता है, तो D2 का मान कितना हो गया, 48 हो गया। तो यहाँ से D1, अब देखिए D1 छोटा है D2 बड़ा है, तो यहाँ पर दिखा लेते हैं हम कि यहाँ पे ये 48 हो गया। अब एक और चीज़ पता होना चाहिए सभी को, वो क्या है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, ये दो बराबर भागों में क्या होता है, बट जाता है। ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करता है। लंब समद्विभाजक मतलब यहाँ पर प्रत्येक का कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। और ये भी विकर्ण दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो अगर मान लेते हैं D1 का मान 48 आया है, तो दो बराबर भागों में बटेगा, तो 48 का आधा कितना होता है, ये 24 बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये 24 हो जाएगा। वैसे ही अगर D2 का मान 20 मान के चल रहा है, तो इसका आधा आधा में बटेगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 10 हो जाएगा। तो अगर इस त्रिभुज का बात कर लेते हैं, तो ये एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए कि इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो एक कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने वालों को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण यहाँ पे हम क्या करना है, यही भुजा है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का भुजा ही निकालना है। तो भुजा निकालना है, तो यहाँ पर ये कर्ण है, तो कर्ण का लंबाई हम लोग निकालना जानते हैं जब लंब और आधार पता होता है तब। तो रूट अंडर क्या लिखते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से एक लंब बन जाएगा, इसमें एक 24 मान लेते हैं लंब है, आधार कितना 10 मान लेते हैं। दोनों में से किसी को उल्टा पुल्टा मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 600, ये 576 प्लस 100 तो कितना, 676 हो जाएगा। तो 676 का अगर रूट देखते हैं, 676 का रूट निकलेगा क्या, 26 होना चाहिए। 26 ही आएगा है, चेक कर सकते हैं, इसका रूट 26 ही होता है। तो यहाँ से कर्ण की लंबाई क्या निकल के आ गया, इसका जो रूट आएगा 26 आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये जो लंबाई हो गया कितना हो गया, 26 हो गया। इसका प्रत्येक भुजा 26 ही होता है, तो ये सब का सब 26 हो जाएगा। तो ये पूछा था कि समचतुर्भुज का भुजा की लंबाई कितना होगा, तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप इसमें कितना फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। कैलकुलेशन के लिए आप जितना शॉर्ट जितना कम लिखे, कॉपी पर जितना कम लिखे, दिमाग में ज़्यादा सोचे, उतना कैलकुलेशन क्या हो जाता है, छोटा होते जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन जब तक मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन नहीं कीजिएगा, आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्टर निकालना है, इसका गुणनखंड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a⁻7 माइनस 128a दिया हुआ है। सबसे पहले जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। इसमें से कॉमन क्या होगा,
तो 2a दिख रहा है कि दो भी इसमें भी इसमें भी है तो एक कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a के पावर 6 माइनस, उसके बाद 128 में से 2 कॉमन हो जाएगा तो 64 बचेगा। और ऐसा करते हैं, इसको ए क्यू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज करने के लिए ए के पावर 6 को लिख सकते हैं 2 के ए के क्यू इंटू इसके पावर 2, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो फार्मूला यूज करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि कुछ फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में इस फार्मूला का यूज देखने को मिलेगा। इसको रट जाना है, सभी को याद कर देना है। पहला फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी के होल क्यू, क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। दूसरा होगा a माइनस बी के द होल क्यू, इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, b के जगह माइनस बी से रिप्लेस कर देना है, तो वही इसका फार्मूला हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे यूज होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर के रूप में। तो क्या होता है इसका, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला देखेंगे, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ए प्लस बी प्लस सी के द होल क्यू, इसका फार्मूला होता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इम्पॉर्टेंट कुछ फार्मूला था, इसी का यूज करके अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूला में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। ए की जगह है ए क्यू, बी की जगह है 2 के पावर 3 है, ठीक है। फार्मूला पहले क्या होता है, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स की जगह अगर कोई पूछेगा कि इस फार्मूला में क्या है, तो ए क्यू है, और वाई की जगह क्या है, तो 2 के पावर 3 है। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2a ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस 2 के पावर 3 इंटू ए क्यू प्लस 2 के पावर 3। अभी ये दोनों का फार्मूला हम लोग देखें, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, दोनों फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, इसको चेंज करने वाले हैं। तो 2a, पहले ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यूज कर लेते हैं। अभी जो फार्मूला लिखे वहाँ से फार्मूला देख सकते हैं, वो था ए माइनस बी, तो ए की जगह है ए और बी की जगह है 2, तो ए माइनस बी इंटू ए के स्क्वायर प्लस ए बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी के स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसके लिए भी फार्मूला लिखे थे, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी की जगह है 2 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2a, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
इंटू ए प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू माइनस 2a, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये दोनों यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 तो कहीं पर नहीं है, दोनों की जगह प्लस में 4 होना चाहिए। हाँ, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करना था। फैक्टराइजेशन मतलब इसको जितना गुना में तोड़ सकते हैं उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकती। तो कौन सा समांतर नहीं हो सकती है उसका बात किया जा रहा है। देखिए, अगर एक वृत्त ड्रॉ करते हैं तो वृत्त के जीवा के बारे में जानते हैं। दो जीवा आसानी से समांतर, ये भी वृत्त का जीवा है, ये भी वृत्त का जीवा है, दोनों देख सकते हैं एक दूसरे के समांतर है। तो ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कौन नहीं हो सकती है पूछा है। एक जीवा एक स्पर्श रेखा, तो मान लेते हैं कि जीवा है स्पर्श रेखा के जो टच करके जाए, तो मान लें कि यहाँ से एक टच करके जा रहा है तो ये भी एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। दो व्यास, देखिए दो व्यास कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकता है। व्यास किसको बोलते हैं? जो केंद्र से होके जाते हैं, इसी को डायगोनल कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, तो इसको हम लोग व्यास कह रहे हैं। अब दूसरा जब भी व्यास ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे कहीं पर भी समांतर नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर प्रतिच्छेद करके ही जाएगा। तो व्यास एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, सिंपल था। बात की जा रही है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है, कुछ नीले गेंद है। यदि एक थैले एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 4 गुनी है। अब देखो इसमें प्रायिकता में रिलेशन दे दिया है, लेकिन नीला गेंद कितना वो नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग नीले गेंद की संख्या को क्या मान लेते हैं? एन को मान लेते हैं क्या है? नीले गेंद की संख्या। अगर हमको नीले गेंद की प्रायिकता लिखना है, प्रायिकता ऑफ नीला गेंद मतलब आसमानी है, तो इसको ब्लू बोल सकते हैं, तो यहाँ पे 20 से दिखा देते हैं। बोला है जो नीले गेंद का प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की 4 गुनी है, मतलब 4 गुना करेंगे तो रेड बॉल की प्रायिकता के बराबर होगा। अब देखो नीले गेंद की प्रायिकता लिखना है तो नीले गेंद का प्रायिकता क्या होगा? नीले गेंद आने का प्रायिकता, नीले गेंद की संख्या कितना है? n है। बटे में क्या होता है? कुल गेंदों की संख्या। तो ये 5 गो है और ये n गो है, कितना लिखाएगा? n प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 4 गुने रेड बॉल की प्रायिकता। रेड बॉलों की संख्या कितना है? 5 है, और कुल बॉलों की संख्या कितना है? n प्लस 5 है, तो ये n प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये कैंसल आउट हो जाएगा, n प्लस 5 नीचे से नीचे, और 4 में 5 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस तरह से नीलों गेंदों की संख्या निकल के कितना आ गया? 20 आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा इसको चेंज करके क्वेश्चन दिया हुआ था, बस यहाँ पर ध्यान में रखना था। प्रायिकता का फॉर्मूला ही होता है, जिसका प्रायिकता निकालने के लिए बोलेगा उसकी संख्या को हम लोग ऊपर में लिखते हैं, और बाकी की जो कुल संख्या होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? नीचे में लिख देते हैं, वही उसका प्रायिकता होता है। तो रेड बॉल और यहाँ पे नीले बॉल की प्रायिकता में दोनों में संबंध दिया हुआ था, तो पहले प्रायिकता का संबंध लिख दिए, तब जाकर दोनों का प्रायिकता लिख दिए, तब यहाँ से n का मान निकल के आया n इक्वल टू 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग के यहाँ पे लगाने की जरूरत है, बाकी इससे और कुछ नहीं करना था। तो देखिए त्रिकोणमितीय फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। जो इसको बोलते हैं पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का ये क्या है? पाइथागोरस फार्मूला है। त्रिकोणमिति का पाइथागोरस फार्मूला में क्या आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है? 1 होता है। पहले तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ से चेंज करके भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं तो ये लिखा जाएगा। ये एक पार्ट 1 हुआ इसका। इसी प्रकार से किसी को एक भी याद है तो तीनों लिख सकता है। उसी प्रकार से दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान लिखते हैं, टेन इधर माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से बन के आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका भी एक अगर याद है तीनों के तीनों लिख सकते हैं और ये सब इम्पॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति के लिए। अब आते हैं तीसरा इसका पार्ट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा 6 को त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, ये तो आपको पता ही होगा, बराबर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। ये त्रिकोणमितीय फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में पहले यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया है, तो साइन स्क्वायर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया हुआ है। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी बताए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, साइन ए बराबर यहाँ से बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर, मतलब साइन ए का मान या कॉस स्क्वायर ए का मान की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। अब ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 ए। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इसको ऐसे रहने देते हैं और कॉस के पावर 4 को कॉस स्क्वायर ए के द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर पावर 4 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आया है, साइन ए आया है, तो इसके जगह पर हम साइन ए लिख देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आया है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मान साइन ए आया है और फिर से इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है, 1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बेसिकली इसका भी आंसर जो निकल के आया, क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो इस तरह से इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये आसान ही था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जो होता है, किसी भी घटना का प्रायिकता का बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं, तो बताया जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है पी ऑफ बी या पी ऑफ ए लिखे किसी भी घटना, एक घटना का प्रोबेबिलिटी ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इसके बीच का कोई भी हो सकता है। इसके बाहर का प्रायिकता पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए ये निगेटिव में दिया तो निगेटिव में प्रायिकता नहीं होता है। ये 1.009 दिया मतलब 1 से अधिक है, तो ये भी प्रायिकता पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर का अंश छोटा है, हर ज़्यादा है, तो भाग करेंगे तो हमेशा ये 1 से कम आएगा, तो यही पॉसिबल प्रायिकता होगा, बाकी ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए बस ये कंडीशन ध्यान में रखना है। अच्छा कभी कभी परसेंटेज में भी दे देता है, अगर 60% दिया हुआ है तो ये भी क्या है, 1 से कम है, क्यों, इसलिए 60 कितना में, 100 में 60 है, तो ये अगर दशमलव में लाएंगे तो 0.6 आएगा, जो कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो परसेंटेज में भी दिया रहे तो आप ध्यान दे सकते हैं कि वो प्रायिकता पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा परसेंटेज दे दिया, 120% दे दिया, तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका प्रायिकता पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन 60% ही 0 से 100 के बीच में परसेंटेज में दिया रहेगा तो प्रायिकता पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे फिर से मीनार वाला एक क्वेश्चन आ गया, उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में बोला गया कि एक मीनार है जिसका कितना ऊंचा है, 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष। सबसे पहले मीनार बना ले, मीनार कहाँ पे होता है, तो इसके पहले ही बता दिए कि अर्थ पे खड़ी होती है मीनार, तो हम लोग अर्थ को इस तरह से दिखाते हैं और इसके ऊपर एक मीनार हो गया, ठीक है। मीनार की जो ऊंचाई है वो दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितना, 150 मीटर की ऊंचाई पे है। मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष ये हो गया, ऊपर वाला को शीर्ष कहते हैं, नीचे वाला को पाद कहते हैं, इसके पहले भी समझाए थे। पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण, मीनार के शीर्ष से
बोली है कि एक खड़ी एक कार का अवनमन कर, मतलब यहाँ पे कोई सड़क है तो सड़क पे यहाँ पे एक कार खड़ी है, तो यहाँ से इसका अवनमन कौन बोल रहा है, उन्नयन कौन नहीं। अगर उन्नयन कौन बोलता तो ये होता 30, लेकिन अवनमन बोल रहा है तो अवनमन किसको बोलते हैं, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाला जो एंगल होता है वही क्या होता है, अवनमन होता है। तो देखिए जो अवनमन यहाँ पे कोण बोला गया है, इसी एंगल को हम लोग 30 डिग्री एंगल कहते हैं। तो अगर ये अवनमन कोण 30 दिया हुआ है तो ये भी कोण कितना होगा, 30 होगा। कैसे, तो अपोजिट एंगल बोल सकते हैं, सॉरी जब दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर ये एंगल होता है संगत कोण शायद इसको बोलते हैं, तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बोला है कि मीनार से कार की दूरी, तो ये कार है और ये मीनार है, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालने का बात हो रहा है। दूरी को हम यहाँ पे x मान लेते हैं। अगर इस त्रिभुज का बात करते हैं, ABC नाम दे देते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, तो ये भी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से ये 30 डिग्री पता है, ये 50 पता है। यहाँ पे एंगल का सामने वाला को लंब कहते हैं और इसको जो बच जाता है वो आधार होता है, 90 डिग्री सामने वाला को कर्ण कहते हैं। तो हमको यहाँ से ये लंब दिया है तो इसका यूज करेंगे, ये आधार दिया, आधार निकालना है तो इसका यूज करेंगे। तो लंब और आधार किसके रेशियो में आता है, तो त्रिभुज अगर ABC में देखेंगे तो कौन सा tan का रेशियो में आता है, तो tan थीटा की जगह कितना है 30, तो 30 डिग्री हो जाएगा बराबर लंब। तो लंब एंगल को सामने वाला को कहते हैं, तो एंगल के सामने 150 है बटे आधार, तो आधार को हम x मान लिए है। और tan 30 डिग्री का मान सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, 1/√3 होता है बराबर 150/x होता है। इसको त्रिज्या गुना करेंगे तो ऊपर वाला में नीचे से गुना होता है, नीचे वाला ऊपर से गुना होता है, तो x में 1 से गुना होगा, x से रह जाएगा। 150 में √3 से गुना होगा तो 150√3 मीटर निकल के आ जाएगा। यही पूछा था कि कार और मीनार के बीच की दूरी, तो इसी को x माने थे, 150√3 मीटर निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात की जाए, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा बना सकते हैं, इस प्रकार का होता है। इसमें पानी भरा हुआ है, क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसका व्यास दिया हुआ, व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी होता है, तो यही व्यास होता है। इसका त्रिज्या लिख सकते हैं, अर्धगोले का त्रिज्या को आधा बोलते हैं। तो व्यास अगर 36 दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। अब इसमें से जो पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें से पानी निकाल कर क्या कर रहे हैं कि एक आकृति है, कैसा बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार आकृति का बोतल है, ठीक। तो बेलनाकार आकृति का बोतल है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, 9 सेंटीमीटर है। उस बोतल में भर रहे, तो वैसा कितना बोतल चाहिए कि इसमें का पूरा पानी उसमें आ जाए। देखिए जब ऐसा हम लोग बात करते हैं कि एक कप पानी दूसरे में निकाल कर रख रहे हैं, तो दोनों का आयतन क्या होता है, समान होता है। तो हमको अगर एक बेलन का आयतन का बात करेंगे, तो एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन, तो एक ही बेलन तो नहीं होगा ना, कितना बेलन ऐसा लगेगा जो कि पूरा पानी भरने में लगेगा। तो इससे एक बेलन का आयतन निकाल कर अगर जितना बोतल पानी लगेगा उसको हम लोग उतने इसके संख्या को n मान लेते, उससे गुना कर देंगे तो पूरा पानी का आयतन निकल जाएगा। यही आयतन जो है किसके बराबर है, पानी किस में था, अर्धगोला में था, तो यहाँ पे अर्धगोले के आयतन के क्या हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसलिए कि उसी में का सारा पानी निकाल के हम लोग बहुत सारे बोतल में, कितने बोतल में, n बोतल में डाल रहे हैं, तो ये सबका आयतन ये अर्धगोले के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो n गुने एक बोतल का आयतन, तो बोतल का आयतन, बोतल कैसा बेलनाकार है, तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई r² होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3। इसका त्रिज्या को कैपिटल R से दिखा देते हैं, तो पाई r3 हो गया। देखिए दोनों को दोनों तब गुना में है, तो पाई से पाई यहाँ पे काट सकते हैं, तो n ये वाला r, तो ये वाला r का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या बोला है ना, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 9 है, तो h की जगह 9 हो जाएगा। 4/3 यहाँ पे r का क्यूब, तो इसका त्रिज्या कितना, 18 सेंटीमीटर। व्यास दिया होता 36, तो इसका आधा 18 होगा, तो 18 के क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये 3 त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुने 9। अभी कुछ भी गुना नहीं करना है, सबको पहले लिखना है। 18 को कितना बार लिखाएगा, यहाँ पे
क्यू है तो ये 3 बार लिखाएगा, तो 3 बार लिखा गया। अब जो काटने वाला है पहले काट देते हैं। 30 ये 9 से 18 कटेगा 2 मरतबे, 9 से 18 कटेगा 2 मरतबे, और 3 से ये 18 कटेगा 6 मरतबे। अब ये सबके गुणा करना है। क्या क्या बचा है? 4 गुने 2 गुने 2 गुने 6, 4 गुना के 8, 6 गुना के 12, और 12 8 कितना? 12 8 96 हो जाएगा। तो यहाँ से गुना करके कितना आ रहा है? 96। तो यहाँ पे जो बोतल की संख्या होगा कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इसलिए n किसको माने थे? बोतल के संख्या को ही माने थे। यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तन करते हैं तो दोनों का आयतन क्या होते हैं? बराबर होती है। दोनों का जो आयतन होती है बराबर होती है। तो यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से आपका रिवीजन होते रहेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो जरूर दूसरे लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।